इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या होता है? इकोसिस्टम और क्या होती है इकोलॉजी? यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी बायोटिक फैक्टर्स का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, एंड वो नॉन लिविंग यानी एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में क्या रिलेशन रखते हैं। नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब है कि जैसे H2O यानी कि जल है, सोइल है, एंड टेम्परेचर है, सनलाइट है, इनके साथ में वो क्या इंटरेक्शन रखते हैं, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। एंड एक इकोसिस्टम की स्टडी करना यानी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना इकोलॉजी कहा जाता है। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कोई एक स्पीशीज, भले ही वो प्लांट स्पीशीज है, भले ही वो एनिमल स्पीशीज है, या फिर वो ह्यूमंस हैं, वो डोमिनेंट होते हैं, तो उनके अनुसार उस इकोसिस्टम को नाम दिया जाता है। जैसे एक इकोसिस्टम होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर कोई ग्रास के स्पीशीज है जो डोमिनेंट है, इसलिए इस इकोसिस्टम को ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोला गया है। एक होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि यहाँ पर जितने भी टॉल ट्रीज हैं, बड़े पेड़ हैं, वो डोमिनेंट है, जिसकी वजह से उसको नाम दिया गया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स की छोटी स्पीसीज, जो घास टाइप के पौधे होते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं, और ये टोटल अर्थ का 20 से 40% सरफेस को कवर करते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर हम लोग इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर होता है, और ये जो 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल का लेवल है, ये एक डेजर्ट बनने से तो ज्यादा है, एंड एक फॉरेस्ट से कम है, इसलिए यहाँ पर ग्रास की स्पीसीज है वो डोमिनेंट है। यहाँ की जो सोइल होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट की छोटी स्पीसीज जल्दी से ग्रो कर पाती है। एंड यहाँ के जो प्लांट होते हैं, ग्रास स्पीसीज होती हैं, उनका रूट सिस्टम, ये जो रूट्स होती हैं वो थिक रूट्स होती हैं, क्योंकि इनके साथ में जो राइजोम्स हैं, बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, वो सिम्बायोसिस करते हैं। फिर सेकंड फीचर है वो है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि हम लोग जैसे किसी फॉरेस्ट को वर्टिकली देखते हैं, तो उसके अंदर कुछ लेयर्स दिखाई देती हैं। सबसे ऊपर की तरफ जितने भी बड़े पेड़ होंगे वो दिखाई देते हैं, एंड उसके बाद में जो छोटे पेड़ होते हैं वो दिखाई देते हैं। उसके बाद में ग्राउंड लेयर पर जितने प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से एक ग्रास लैंड का स्ट्रेटिफिकेशन होता है, उसको वर्टिकली स्टडी करेंगे हम लोग, देखेंगे वर्टिकली, तो उसके अंदर कुछ लेयर्स दिखाई देंगी। भले ही ग्रासलैंड एक शॉर्ट इकोसिस्टम है, लेकिन इसके अंदर भी स्ट्रेटिफिकेशंस होती हैं, लेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो लेयर होती है वो होती है अंडरग्राउंड लेयर। अंडरग्राउंड लेयर का मतलब है कि जो भूमि के अंदर होती है, सोइल के अंदर जो पार्ट होता है इन ग्रास स्पीशीज का, ग्रास प्लांट्स का, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड लेयर। इस ग्रास की जो रूट्स हैं वो यहाँ पर होगी, एंड राइजोम्स यानी कि सिम्बायोसिस करने वाले बैक्टीरिया इनकी रूट्स के साथ में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं इन प्लांट स्पीसीज के लिए। एंड सेकंड है ग्राउंड लेयर। ग्राउंड लेयर का मतलब है कि बेस ऑफ सोइल, यानी कि सोइल के ऊपर जितना भी यहाँ पर मटेरियल होगा, जो पार्ट होगा इन ग्रास स्पीसीज का, उसको ग्राउंड लेयर के अंदर कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्रास की स्पीसीज की जो डेड लीव्स है, या फिर जो भी डेड पार्ट है, वो यहाँ पर सोइल के ऊपर डाउनफॉल हो जाता है, यानी कि डेड लीव्स इस ग्राउंड लेयर के अंदर मिलेगी। एंड स्मॉल क्रीपिंग प्लांट। स्मॉल क्रीपिंग प्लांट का मतलब है कि मिट्टी के साथ में मूवमेंट करने वाले, या फिर वाटर के साथ में मूवमेंट कर जाते हैं, ऐसे शॉर्ट प्लांट्स होते हैं। तो ये हुआ ग्राउंड लेयर। फिर है हर्बीसियस लेयर। हर्बीसियस लेयर का मतलब है कि जितना भी ग्रीन पार्ट है, टोल ग्रास है और मीडियम ग्रास है, उसका ग्रीन पार्ट है वो आ जाएगा हर्बीसियस लेयर के अंदर।
तो ये 3 लेयर्स होती हैं इस ग्रासलैंड के स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में बात करते हैं ग्रासलैंड के इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि ग्रासलैंड के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से यहाँ की इकोलॉजी मेंटेन रहती है। सबसे पहले है इनमें ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल्स का मतलब है चरने वाले पशु। ग्रेजिंग एनिमल्स के अंदर होते हैं काउज और डियर्स, जो इन ग्रास के स्पीसीज को टाइम टू टाइम कट करते रहते हैं, खाते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके जो प्लांट्स है वो टोल नहीं होते, यानी कि बड़े प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, एंड यहाँ पर फॉरेस्ट बनने से रोकते हैं ये एनिमल्स इन प्लांट्स को। इन ग्रास स्पीसीज के अंदर एक एडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से जैसे ही ये ग्रेजिंग एनिमल्स इन घास को खा जाते हैं, ईटिंग कर जाते हैं, तो ये इसके बाद में जल्दी से वापस ग्रो कर जाता है। यानी कि मेरिस्टेमिक टिश्यूज होती हैं, मेरिस्टेमिक सेल्स होते हैं जो जल्दी से वापस रीजनरेट करने के लिए काम में आते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमिक टिश्यूज होते हैं ये इन ग्रास की स्पीसीज की जो सोइल वाला बेसल पार्ट है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही एनिमल ऊपर से जो ग्रीन पार्ट है उसको खा जाता है तो ये मेरिस्टेमिक पार्ट बच जाता है, तो ये मेरिस्टेमिक पार्ट वापस से ग्रो कर जाता है। फिर है ड्रॉप यानी कि सूखा पड़ना। एक सीजन ऐसा होता है जिसके अंदर रेनफॉल होता है एंड एक सीजन ऐसा होता है जिसके अंदर रेनफॉल नहीं होता है। तो जब रेनफॉल नहीं होगा तो ये ग्रास स्पीसीज कैसे जीवित रहेंगी, इनके अंदर वाटर स्टोरेज टिश्यू पाए जाते हैं। एक एडेप्टेशन तो ये हुआ, इनकी रूट्स हैं वो डीप रूट्स होती हैं, यानी कि डीप सोइल के अंदर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। और एक होता है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब है कि ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, रिएक्शंस है, उनको स्टेबल कर देते हैं एंड जैसे ही वापस रेनफॉल वाली सीजन आएगी तो ये वापस जल्दी से ग्रीन हो जाते हैं। ये होती है डोरमेंसी एडेप्टेशन। तो इस तरीका एडेप्टेशन है इनको वाटर की डेफिशिएंसी के लिए प्रेजेंट होता है। एंड फोर्थ है ग्रासलैंड के टाइप, यानी कि किस किस तरीके के ग्रासलैंड हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रेरी ग्रासलैंड। जो प्रेरी टाइप के ग्रासलैंड होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी जो स्पीसीज की ग्रास होती है ऐसी ग्रास ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, यहाँ के जो ग्रासलैंड होते हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब है कि जो एनवायरमेंट है वो मॉडरेट होता है, ना तो ज्यादा कोल्ड वाला एनवायरमेंट होता है और ना ही ज्यादा हॉट एनवायरमेंट होता है, इसलिए इनको बोला गया है टेम्परेट ग्रासलैंड। और ऐसे एनवायरमेंट के अंदर क्या होगा कि मिक्स ग्रास जो है वो ग्रो करेगी, यानी कि टॉल ग्रास और स्मॉल ग्रास दोनों तरीके की घास की स्पीसीज है वो ग्रो करती हैं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड होता है रेनफॉल के ऊपर इसलिए। और यहाँ की जो सोइल होती है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से ये प्रेरी घास जो है वो जल्दी से ग्रो कर जाती है। और ऐसा एनवायरनमेंट होने की वजह से यहाँ के लोग इन ग्रासलैंड को कन्वर्ट कर देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि यहाँ पर गेहूं और मक्की की खेती ज्यादा की जाती है ऐसे क्लाइमेट की वजह से। फिर है सवाना। ये जो ग्रासलैंड होते हैं वो अफ्रीका के अंदर होते हैं और अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो होता है वेरी हॉट, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन ग्रासलैंड को रखा गया है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की कैटेगरी में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की कैटेगरी का मतलब है कि यहाँ का एनवायरमेंट होता है वो ह्यूमिड होता है, यानी कि एक सीजन ऐसा होगा जिसके अंदर रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा एंड फिर यहाँ का तापमान है, टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए भी अनुकूल है और वाटर के लिए भी अनुकूल है। तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं ऐसे ग्रासलैंड में बायोडाइवर्सिटी हाई होता है, ज्यादा स्पीसीज के प्लांट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ग्रो करते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर बीच बीच के अंदर बड़े प्लांट्स भी होते हैं जैसे अकेसिया,
यानी कि बबूल टाइप के जो पेड़ होते हैं ये भी उन ग्रासलैंडों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो टॉल प्लांट होते हैं वो पास पास में ना होकर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है, क्लोज ग्रो नहीं करते, इसलिए जो ग्राउंड लेयर के ऊपर ग्रास स्पीसीज होती है वो ग्रास स्पीसीज को सनलाइट प्रॉपरली मिल पाता है। और क्लाइमेट वेट और ड्राई सीजनल होता है। और यहाँ पर जो फायर है वो कॉमनली नेसेसरी है। कॉमन का मतलब है कि इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए जो फायर यहाँ पर नेचुरली फायर होता है वो इन ग्रासलैंडों को जला देता है, जिसकी वजह से जितने भी कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वापस सोइल के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं एंड नई ग्रास की स्पीसीज ग्रो करती हैं। तो मेंटेन के लिए क्या हुआ, नेचुरल फायर जो फैक्टर है वो यहाँ पर रोल प्ले करता है। फिर है इंडियन ग्रासलैंड। इंडियन ग्रासलैंड का मतलब है कि यहाँ के जितने भी ग्रासलैंड हैं वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब है यानी कि जितने फॉरेस्ट थे उन फॉरेस्ट को यहाँ के लोग एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट कर दिए समतल मैदानों के अंदर। तो इन मैदानों के अंदर जितनी भी ग्रास की स्पीसीज होती हैं वो अलग अलग कैटेगराइज्ड की गई है। इंडियन ग्रासलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उनके अंदर फर्स्ट है सहीमा डाइकेंथियम, यानी कि सहीमा और डाइकेंथियम फैमिलीज की जितनी ग्रासेज स्पीसीज हैं वो यहाँ पर ग्रो करती हैं। वो एरिया है सेंटर इंडिया। सेंटर इंडिया के अंदर ये ग्रास की स्पीसीज डोमिनेंट होती हैं, इसलिए इन ग्रासलैंडों को बोला गया सहीमा डाइकेंथियम। सेकंड है डाइकेंथियम सेंक्रस। डाइकेंथियम सेंक्रस जो है वो सेमी ड्राई एरियाज के अंदर पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज है। सेमी ड्राई एरियाज का मतलब है कि जैसे राजस्थान वाले जैसे इलाके, यानी कि जहां पर ज्यादा डेजर्ट भी नहीं है और इतना रेनफॉल तो हो जाता है जहां पर डाइकेंथियम और सेंक्रस जैसी ग्रास की स्पीसीज इजीली ग्रो कर पाती है। फिर थर्ड है फ्रेगमाइट्स सेंक्रम। फ्रेगमाइट्स सेंक्रम स्पीसीज की जो ग्रास है वो ग्रो करती है वेट एरियाज के अंदर। जैसे गंगा के घास के मैदान है वहां पर वेट एनवायरमेंट, वेट क्लाइमेट होता है, तो वहां पर इस स्पीसीज की ग्रास है वो डोमिनेंट होती है। तो इस तरीके से इंडियन ग्रासलैंड के ये जो टाइप्स है इंपॉर्टेंट, ये आपको कंसीडर करने हैं। फिर फोर्थ है टेम्परेट और एल्पाइन ग्रासलैंड, जो हाई एल्टीट्यूड पर ग्रो करते हैं एंड लो एनवायरमेंट वहां का टेम्परेचर होता है। जैसे हिमालय के घास के मैदान है उनको बोलते हैं टेम्परेट और एल्पाइन ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जितने एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। फर्स्ट है कुर्सोरियल हैबिटाट। कुर्सोरियल हैबिटाट का मतलब है कि यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो रनिंग वाले एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इनकी रनिंग ही इनका डिफेंस सिस्टम है। शिकारी से इनकी रनिंग ही इनको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो रनिंग के लिए एडेप्ट होंगे ज्यादा, जिनकी रनिंग करने की कैपेसिटी स्पीड ज्यादा होगी, ऐसे एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। फिर सेकंड है हर्डिंग। हर्डिंग का मतलब है यानी कि ग्रुप बनाकर रहने वाले एनिमल्स। ग्रुप बनाकर रहेंगे तो वो इजीली शिकारी उनका शिकार नहीं कर पाएगा एंड देन वो सरवाइव कर पाएंगे। फिर है ब्रोविंग। ब्रोविंग का मतलब है बिल बनाकर रहने वाले एनिमल्स। जैसे छोटे मैमल्स होते हैं, चूहे वगैरह हैं, वो बिल बनाकर रहते हैं गर्मी से बचने के लिए एंड अपने शिकारी से प्रोटेक्शन के लिए। तो वो हुए ब्रोविंग एनिमल्स। फिर एग्जांपल्स हैं कि बड़े जो की स्टोन स्पीसीज हैं वो जेब्रा है, लोइंस है, ये इन ग्रासलैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये था हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।